हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको विदित है, अभी लॉकडाउन में जो हम लोग जितने भी लेक्चरर्स हैं टेक्निकल एजुकेशंस के, वो सब ई वीडियो जो है या ई कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी के जो सीरीज़ में मैंने इससे पहले के जो टॉपिक हैं, जो आपके नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं आपको। उसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा संवेग एवं न्यूटन की गति का सेकंड व थर्ड लॉ। ठीक है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपके यूनिट 2 जो है उसका टॉपिक है। तो इससे पहले का जो इस बल और जड़त्व वाला जो है आपके, यानी कि फोर्स और इनर्शिया, उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आप इसके पहले का वीडियो वहां से यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं हमारे। ठीक है, आइए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहले जो हमारा ये रहेगा, बल हम पढ़ चुके हैं। तो बल के बाद नेक्स्ट जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि जो है, जो हमें आज पढ़नी चाहिए और जिसके बारे में समझना है, वो है संवेग। क्योंकि संवेग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गति के अंदर। ठीक है, जब हम बल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? संवेग जो है वो प्ले करता है। यानी कि जो गति हो रही है, चाहे बस की गति हो, चाहे आपकी गति हो, चाहे रॉकेट की गति हो, इन सब में कौन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? वो करता है संवेग। ठीक है, तो उस पर बाद में जाएंगे अपन सेकंड और थर्ड लॉ के अंदर न्यूटन्स के। सबसे पहले समझते हैं कि ये भौतिक राशि जो संवेग होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये रहेगी कि किसी कण या पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस कण या पिंड का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज़ को, क्या कह रहे हैं ये, कि किसी कण या पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस कण या पिंड का संवेग कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं पी से। जैसे फोर्स को किससे करते हैं, बल को किससे करते हैं? एफ से। वैसे इसको किया जाता है स्मॉल पी से रिप्रेजेंट नॉर्मली किया जाता है। और कैपिटल पी होता है उसका किसको करते हैं? प्रेशर यानी कि दाब को। ठीक है, तो संवेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से। और क्या करना है, जो कण या पिंड है उसके द्रव्यमान और उसके वेग को क्या करना है? उनका गुणनफल हमें करना होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर mv। ठीक है, P बराबर mv। और ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि वेग क्या है? सदिश है, तो वेग से मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? सदिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें अपन एक एरो बना देंगे इस तरह से, क्योंकि वेग में भी क्या होता है? सदिश राशि होती है। और इसका अगर आप मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना है? m है, और उसका वेग कितना है? v है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने जब जड़त्व का नियम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि कोई जो वस्तु है अपने जड़त्व के गुण की वजह से जब तक वो एक समान गति में है तो वो गति करते रहना चाहती है, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। जैसे ही बाह्य बल लगेगा, ठीक है, तो जैसे ही बाह्य बल लगता है, तो जैसे सपोज करिए नॉर्मली जो हमारे केस है, अगर रॉकेट का केस हम छोड़ दें तो नॉर्मली केस में क्या होता है कि जैसे आप अगर बस में गति कर रहे हैं तो बस में गति करते करते जैसे ही आप ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पे क्या हुआ? बाह्य बल अप्लाई किया, तो ब्रेक लगाने पे क्या हुआ कि बस के वेग में परिवर्तन हुआ, न कि द्रव्यमान में। ठीक है ना, तो जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? पहले क्या था? कोई भी वेग जैसे 20 मीटर पर सेकेंड या 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी वेग था, उस वेग को उस बस के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई किया तो संवेग निकला। बाद में वेग कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि बस को आपने रोक दिया। ठीक है, तो वो कितना हो गया? संवेग भी उस टाइम 0 हो गया। तो जैसे ही आपने बल लगाया, बल लगाते ही क्या हो गया? संवेग में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ समझ में आई ना, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? संवेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग और संवेग एक दूसरे क्या है? समानुपाती है ना। ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन करोगे
तो भी संवेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन करोगे तो भी संवेग में वस्तु के परिवर्तन होगा। तो नॉर्मली हमारे पास जो केस होते हैं रॉकेट वाले केस को छोड़ के, उसमें क्या होता है, हम वेग में ही परिवर्तन करते हैं, द्रव्यमान में नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट अगर आप लाइन देखेंगे तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि संवेग में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा ही संभव है। वो आपको मैंने समझा दिया कि जैसे ही बाह्य बल लगाओगे तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो अपने आप ही किसमें हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब आते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आती है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पे। ठीक है, इस स्टेटमेंट पर जाने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं अपन। कि जैसे सपोज करिए कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु का कुछ फिक्स द्रव्यमान है और वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो इनिशियल उसका संवेग कितना हुआ, इनिशियल संवेग हो गया 0, क्योंकि वेग बराबर कितना है उसका 0 है, तो m इंटू 0 करेंगे तो हमें को जो संवेग मिलेगा हमको वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उस पर मैं एक बल लगाता हूँ, ठीक है, मतलब धक्का देता हूँ उसको। तो धक्का मैं धीरे से देता हूँ, ठीक है, तो धीरे से धक्का दूंगा तो वो क्या होगी, उसमें कुछ वेग में परिवर्तन होगा। उसके वेग में परिवर्तन होने के बाद क्या होगा कि वो कुछ वेग से आगे गति करेगी। तो अगर मैं उसका वेग निकालता हूँ, ठीक है, वो सपोज कर लीजिए कितना आया, v1 आया, बल मैंने क्या लगाया, कम लगाया। अब इसी वस्तु पर वापस मैं बल लगाता हूँ और अभी जो बल लगाया उसका बहुत ज़्यादा बल लगा देता हूँ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा बल लगाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बल लगाता हूँ तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल लगाने पे वस्तु बहुत दूर तक जाएगी और उसके वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन ज़्यादा होगा। उसका वेग जो है पहली वाली वस्तु का जो अपन ने वेग v1 मान लिया था, मेजर किया था, मापा था, उससे बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान तो दोनों में सेम है, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल लगाने से, लेकिन बल को कम ज़्यादा करने से उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ वो भी क्या हुआ, कम ज़्यादा हुआ। पहली वाली विराम अवस्था से उसका वेग परिवर्तन थोड़ा कम हुआ और दूसरी वाली में वेग जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, समय के साथ मतलब है ना, तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है लगाए गए बल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, बल कम था तो संवेग भी परिवर्तित कम हुआ, बल ज़्यादा लगाया तो संवेग में परिवर्तन भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जो बल जो है वो संवेग में परिवर्तन करता है तो कैसा परिवर्तन होता है, समानुपाती परिवर्तन होता है वो। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस लैंग्वेज में लिखते हैं अपन तो क्या लिखेंगे, तो आप इसमें स्लाइड में देखिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, या मैंने लिखा मैंने, आप में कर लीजिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, जो आरोपित बल है उसके समानुपाती होगी कौन, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तथा उसी दिशा में होती है। ऐसा नहीं है कि आप बल तो लगा रहे हो आगे की तरफ और कोई वस्तु क्या होती है, पीछे की तरफ आ जाती है। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। जिस तरफ आप बल लगाते हो उसी तरफ क्या होता है, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर जिस दिशा में बल कार्य करता है, जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये नॉर्मल सी बात है, आप इसको देख के भी आप ये फॉर्मूला या ये जो आपका नियम है वो बना सकते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं अपन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख देंगे यहाँ पे कि F समानुपाती डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ये डेल्टा लिखते हैं ना, ये त्रिभुज बना के ऐसे, तो इसका मतलब होता है अल्प परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा को हम किसे लेते हैं, अल्प परिवर्तन या परिवर्तन से कह सकते हैं। तो पी को क्या लिखा है अपन ने, संवेग, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, वो हो गया डेल्टा पी। और कितना समय लगा ये परिवर्तन होने में, सपोज करिए टाइम लगा डेल्टा टी, तो ये क्या बन गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये किसके समानुपाती है, लगाए गए बल के, तो F समानुपाती डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और जब भी हम समानुपाती चिन्ह को क्या करते हैं, हटाते हैं और बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ कौन सा कांस्टेंट लेते हैं, सॉरी क्या लेते हैं, वहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या लिया अपन ने, के कांस्टेंट लिया। ठीक है, और
इस वाली जो कंडीशन है इसके अंदर जो हम के का जो मान लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो जैसे इसको 1 कर देंगे तो एफ बराबर किसके आ गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिसको अपन एफ और क्या लिख सकते हैं फॉर्म, एफ बराबर एम में भी लिखते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया एम एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि अब हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, वो क्या लाइन लिखाई थी, वो मैंने ये लाइन लिखाई थी कि जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल होता है। अब आप देखिए कि बल क्या है, सदिश राशि, संवेग भी क्या है, सदिश राशि। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, अगर मान लो 3 डायमेंशन में कोई बल लग रहा है, 3D अगर कोई अपना त्रिविम आकाश है उसमें कोई पिंड पड़ा है, उस पर अगर बल लग रहा है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होंगे। एक्सिस कितनी होंगी, 3 होंगी। कौन कौन सी, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उसके घटक भी कितने हो जाएंगे, 3 घटक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्स एक्स का 2 घटक लेंगे, यानी कि एक्स दिशा में जो घटक लेंगे वो क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, डी पी एक्स अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन में जब अपन डेल्टा क्या होता है, टेंडिंग टू 0 होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जब अल्प परिवर्तन है, और अल्प परिवर्तन को अपन क्या करते हैं, जब टेंडिंग टू 0 यानी कि बहुत छोटा लेते हैं उसको, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट होता है, डिफ्रेंशिएशन में। तो जो एफ एक्स होगा वो किसके बराबर हो गया, डी पी एक्स अपॉन डी टी। यानी कि अगर बल का अपन x घटक ले रहे हैं तो संवेग का भी कौन सा घटक लेंगे, x घटक लेंगे। तो त्वरण का भी कौन सा घटक आएगा, x घटक आएगा। और टाइम जो है वो क्या है, वो सदिश राशि नहीं है, तो टाइम डायरेक्टली dt आ गया, उसमें x y z अपन नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसी तरह से अगर अपन y एक्सिस का घटक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू डी पी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए वाई। ठीक है, इसी तरह से जेड एक्सिस का घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए जेड। ठीक है, आगे समझ में ये चीज़। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अभी देखिए, पिछले वाले वीडियो में प्रथम नियम पढ़ लिया था, जड़त्व वाला। दूसरा नियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन की गति का, जिस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो कौन सा है, वो है अपना कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती। ठीक है, या बल बराबर क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन व्यवहारिक यूज में लेते हैं, और वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे दूसरा क्या कह सकते हैं अपन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, देखिए इसमें कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे, तो अब देखिए आप इसमें इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या देख सकते हैं कि जैसे सपोज करिए आप चल रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आगे एग्जाम्पल हालांकि दिए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि जैसे आप चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जब भी हम चलते हैं तो हम अपने पाँव से पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। ठीक है, तो पीछे की ओर जब अपन धक्का देते हैं तो पृथ्वी अपने को क्या करती है, आगे की ओर धक्का देती है उतनी ही चाल से। ठीक है, लेकिन अब पृथ्वी का द्रव्यमान तो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस के अंदर पृथ्वी तो पीछे जाएगी नहीं, और हम क्या होंगे, आगे की ओर चले जाएंगे, क्योंकि उतना ही बल हम आगे की ओर लगता हुआ हमें महसूस होता है। तो एक क्रिया करी हमने, पीछे धक्का दिया तो हम आगे की ओर चले गए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसे समझते हैं इसको जनरल फॉर्म में, तो यदि ए कोमा बी पर बल आरोपित करता है, कौन बल आरोपित कर रहा है, ए जो है वो बी पर बल लगा रहा है। ठीक है, उतना ही बल बी ए पर विपरीत दिशा में आरोपित करेगा। क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे, या कोई भी पिंड है वो किसी दूसरे पिंड पर, या कोई कण किसी दूसरे कण पे, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे अगर बल लगाती है, तो उतना ही बल उस वस्तु पे वापस अपोजिट दिशा में, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि B पर A द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा माइनस A पर B द्वारा लगाए गए बल के। ठीक है, माइनस साइन ये क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इसकी दिशा जो है पहले के विपरीत होती है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि FBA। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे BA होगा या AB होगा, तो जो नंबर पीछे होता है वो क्या कर सकता है, धक्का दे के आगे बल लगा सकता है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, FBA लिखा है, तो इसका मतलब A जो है इसको धक्का दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना एफ बी ए, इसका मतलब है ए द्वारा बी पर लगाया गया बल। ठीक है, इसका अपोजिट देख लीजिए इधर, बराबर के अंदर क्या हो जाएगा एफ ए बी, ए बी का मतलब बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, जो पीछे होगा वही बल लगा सकता है, आगे तो क्या होती है हवा, तो किसको धक्का देगा। ठीक है, तो ये लिखने के जो लिखते हैं अपन सिंबल, उस सिंबल को लिखने का ये समझने का तरीका है। ठीक है, चलिए अब ये माइनस साइन है, तो जब इस माइनस साइन वाले को हम इस तरफ लाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ पक्षांतरण करके, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में कन्वर्ट होते ही ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो यहाँ पे मैं इसमें सदिश आपको यहाँ ड्रॉ करना है इसके ऊपर, क्योंकि बल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो एफ बी ए प्लस एफ ए बी का सदिश योग जो होगा वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। परिमाण का नहीं, सदिश का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि किसी एक निकाय की अगर बात करें, किसी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इस सिस्टम में लगने वाला संपूर्ण बल जो नेट बल होगा उसको क्या कहेंगे, उसका योग कितना होगा, 0 के बराबर होता है। सिस्टम को पूरा लेते हैं तब। ठीक है, किसी एक चीज़ को नहीं। अगर मान लो इसमें कहता हूँ कि बी पे कितना बल लगेगा, तो वो 0 नहीं है, या मैं कहूँ सिंगल ए पे कितना लगेगा, तो 0 नहीं है। ए और बी दोनों मिला के कितना बल लगेगा, तो वो कितना होगा, 0। यानी कि संपूर्ण जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो हमारा ये क्या कहते हैं तंत्र है, उस तंत्र के अंदर जो बल लगता है वो कितना लगता है, हमेशा 0 लगता है। ये था अपना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है कि मेज पर विराम अवस्था में रखी पुस्तक पर यदि मेज द्वारा पुस्तक पर ऊपर की ओर लगाया बल n है, तो पुस्तक द्वारा मेज पर नीचे की ओर लगाया गया बल भी कितना होगा, n ही होगा। यानी कि अगर आप किसी किताब को किसी मेज पर रखते हैं और वो लंबवत रखी हुई है मेज जो है, उसमें क्षैतिज के साथ कोई एंगल पे नहीं है, तो क्या होगा, वो mg बल लगाएगी नीचे की तरफ, उसके भार के बराबर उतना ही बल क्या होगा, मेज जो है वो उस वस्तु पे लगाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है, इसी नियम के कारण पृथ्वी पर चलना संभव है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप चलते हैं तब क्या करते हैं, पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो पृथ्वी आपको आगे की ओर धक्का देती है और आप आराम से चल पाते हैं। ठीक है, तीसरा है, दीवार पर धक्का लगाने पर उसका नहीं खिसकना। आप दीवार पे अगर धक्का लगाते हैं तो क्या हो रहा है, दीवार उतना ही बल आप पे वापस ऊपर उस दिशा में लगा रही है, तो कुल मिला के दीवार में कोई जो है मूवमेंट नहीं हुआ है, दीवार वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, और दूसरा नियम, जैसे मान लो आप बर्फ़ पे चलते हो तो चल पाते हो क्या आसानी से, अगर आपको बर्फ़ पे चलना है पृथ्वी की बजाय, तो आसानी से चल पाते हैं क्या, नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पे क्या हो रहा है, चिकनी सतह है, तो चिकनी सतह है, तो अपन वापस जो बल लग रहा है वो उतना बर्फ़ अपने ऊपर नहीं लगा पाती है, और हम क्या करते हैं वहाँ पे फिसलते हैं और चलने में हमें कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये तीसरे नियम के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो तीसरा नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो पहला वीडियो बताया था, पढ़ा रहा था मैं उसमें, तब भी मैंने कहा था तीसरा नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अब यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने आप इसके अंदर संवेग क्या होता है उसको कवर किया था, उसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम है वो हमने इसमें कवर कर लिया है। तो जो आपका यूनिट 2 है, उस यूनिट का पॉइंट फर्स्ट है, वो इन दोनों वीडियो को मिला के कवर हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।